सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और जब इस बात का जगदीप धनखड़ जी को पता चला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद 1 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेके उनमें से एक भी सांसद बीजेपी या उसके सहयोगी दल का नहीं था। जगदीप धनखड़ जी ने जगदीप सिंह डल्लेवाल जी का बाकायदा नाम लेके कृषि मंत्री जी को कहा कि यदि किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा, किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, तो उससे देश को 5 गुना फायदा होगा। बिहार में इलेक्शन है और नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। उनकी 7-8 दिन पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मुलाकात हुई थी। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 21 जुलाई को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। हर कोई हैरान था, हतप्रभ था। और वो हैरानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अपने इस्तीफा देने से मात्र 11 दिन पहले जेएनयू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि वो उचित समय पर यानी अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे, जब उनकी टर्म पूरी होगी, बशर्ते बीच में कोई दैवीय हस्तक्षेप ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद उनकी विदाई के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया, उनका विदाई भाषण भी नहीं हुआ। और जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन सूचना आई कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यह दिखाता है कि सरकार और उपराष्ट्रपति जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ न्यूज चैनल्स पे और कुछ अखबारों में तो यहां तक लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक सिग्निफिकेंट मोशन मूव करने की तैयारी कर रही थी राज्यसभा के अंदर, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर ले लिए थे। और जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के राज्यसभा सांसदों के भी सिग्नेचर ले लिए गए थे। और जब इस बात का जगदीप धनखड़ जी को पता चला तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया। कुछ बुद्धिजीवी, कुछ एक्सपर्ट तो यहां तक लिख रहे हैं कि सरकार स्वयं उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। हमें यहां पे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वर्ष विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो विफल हो गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? जब 21 तारीख को उन्होंने शाम को इस्तीफा दिया 9:25 पे, तो उससे अगले दिन यानी मंगलवार के उनके कार्यक्रम घोषित किए हुए थे एज ए उपराष्ट्रपति के तौर पे। तो अचानक से ये उनका इस्तीफा कैसे हो गया? इसके बारे में 5-6 थ्योरीज हैं जिनके ऊपर चर्चा करी जा रही है। सबसे पहली वजह यह बताई जा रही है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज और जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोस्टेड है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से जले हुए नोटों के बंडल पाए गए थे, जो उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को लेकर उपराष्ट्रपति जी और केंद्र सरकार के बीच में मतभेद हो गए। हुआ यूं कि 21 तारीख को जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले जगदीप धनखड़ जी ने कुछ सदस्यों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, विजय रूपाणी जी के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारतीय सेना द्वारा, उसकी सराहना की, भारतीय जवानों की भी तारीफ करी। उसके बाद 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब एक ऐसी कमेटी होती है जो यह तय करती है कि जब तक संसद चलेगा किस किस इशू पे कितनी देर तक क्या क्या चर्चा होगी। तो चर्चा के इशू और उनकी टाइमिंग जो तय की जाती है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा ही तय की जाती है। उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। तो जब 1 बजे मीटिंग शुरू हुई तो उस समय जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया उसको देख के विपक्ष ने कहा कि अभी उनको और समय चाहिए इस पे थोड़ा सा विचार मंथन करने के लिए, इस पे चिंतन करने के लिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की अगली मीटिंग उसी दिन शाम को 4:30 बजे रख दी। उस दौरान 3 बजे विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के 63 सांसदों की तरफ से एक नोटिस पेश किया गया राज्यसभा के अंदर, और वो नोटिस था जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने को लेके। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये थी
उस समय जगदीप धनखड़ जी ने पूछा कि क्या लोकसभा में भी ऐसा कोई नोटिस मूव किया गया है? तो केंद्र के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने कहा कि हां, लोकसभा के अंदर भी एक ऐसा नोटिस मूव किया गया है, लेकिन स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उन्होंने इसको लेके अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा एक नोटिस मूव जरूर किया गया है। तो जगदीप धनखड़ जी ने उसके बाद कहा कि अगर एक ही दिन लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अगर इस तरीके का कोई नोटिस मूव किया जाता है और उस नोटिस पे रिक्वायर्ड सदस्यों के सिग्नेचर होते हैं, तो फिर चेयर की या स्पीकर की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं रहती। उसके बाद ऐसा नोटिस हाउस की प्रॉपर्टी बन जाता है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस पे जो अगले स्टेप उठाने हैं, जो अगली कार्रवाई करनी है, उस कार्रवाई को शुरू किया जाए। और इसी बात से लेके केंद्र सरकार अच्छी खासा नाराज हो गई। उसकी दो वजह है। केंद्र सरकार यह चाह रही थी कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनके घर पे जड़े हुए नोटों के बंडल पाए गए थे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो, उसका नेतृत्व केंद्र सरकार करते हुए दिखे। यह केंद्र सरकार की तैयारी थी। इसीलिए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के टोटल 152 सांसदों के सिग्नेचर लेके लोकसभा में 21 तारीख को एक नोटिस मूव कर दिया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 63 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर करके राज्यसभा में नोटिस पेश किया, वो सभी 63 सांसद विपक्ष के थे। उनमें से एक भी सांसद बीजेपी या उसके सहयोगी दल का नहीं था, यानी किसी भी एनडीए की पार्टी से नहीं था। तो केंद्र सरकार को लगा कि भाई अगर कभी इसका एक ऐसा इंप्रेशन ना जाए कि जो ये कार्रवाई होनी है उसका नेतृत्व विपक्ष कर रहा हो, इस तरीके का कोई मैसेजिंग ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार अच्छी खासी नाराज हो गई। दूसरी एक वजह यह भी थी कि राज्यसभा के अंदर ही 55 सांसदों ने एक और जज शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, उनके खिलाफ भी एक नोटिस मूव किया था। शेखर यादव पे यह आरोप है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम में कोई एक ऐसा आपत्तिजनक बयान जारी किया, तो इसके विरोध में विपक्ष के 55 सांसदों ने एक और नोटिस मूव किया था। केंद्र सरकार को यह लगा कि अगर राज्यसभा के माध्यम से यह कार्रवाई शुरू होती है, तो कल को ऐसा भी संभव है कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी वो कार्रवाई शुरू हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकसभा के अंदर यह नियम है कि अगर 100 सांसद किसी चीज पे सिग्नेचर करके वो नोटिस मूव कर देंगे, तो जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्यसभा के अंदर अगर 50 सांसद ऐसा ही नोटिस मूव कर दे, तो भी जज को हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो केंद्र सरकार कुल मिलाकर यह चाहती थी कि जो जज को, जस्टिस यशवंत वर्मा को जो हटाने की जो कार्रवाई हो, उसका नेतृत्व केंद्र सरकार करती हुई दिखे। लेकिन जब राज्यसभा के अंदर विपक्ष का नोटिस स्वीकार कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह लगा कि हो सकता है कि विपक्ष इस मामले में लीड ना ले ले। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति जी के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में इस मुद्दे पर अच्छी खासी नाराजगी हो गई। कुछ न्यूज चैनल्स ने, कुछ अखबारों ने तो यहां तक लिखा है, उसके बाद ही ये सिग्नेचर जो लिए गए सत्ता पक्ष द्वारा अपने सांसदों के, सभी एनडीए के सांसदों के एक सिग्निफिकेंट मोशन को मूव करने के, ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी जो साथियों सबसे बड़ी वजह है उनके इस्तीफा देने की, जिसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, वो है जगदीप धनखड़ जी द्वारा किसान आंदोलन के विषय में दिए गए बयान। मैं आपको याद दिला दूं, जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, तो उस समय दिसंबर के महीने में, लगभग 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान जगदीप धनखड़ जी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का बाकायदा नाम लेके कृषि मंत्री जी को कहा कि कृषि मंत्री जी बताइए कि क्या किसानों से कोई वादे किए गए थे पहले वाले कृषि मंत्रियों द्वारा? उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया? और यदि वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए, तो उन वादों को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये उन्होंने पूछा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि एमएसपी के मुद्दे पे सरकार सीरियसली और पॉजिटिवली विचार करे, और उन्हें लगता है कि यदि किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा, किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, तो उससे देश को 5 गुना फायदा होगा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनको यह समझ नहीं आ रहा कि एमएसपी देने से क्या दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान देश की आत्मा होते हैं, और उन्होंने कहा कि उनका मन दुखता है जब किसान परेशान होते हैं। साथ में उन्होंने यह भी मेंशन किया कि कृषि मंत्री जी, कुछ समय पहले भी आंदोलन चल रहा था,
अब भी आंदोलन चल रहा है, ये पूरा काल चक्कर घूम रहा है, लेकिन किसान की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इस चीज को लेके भी सरकार में थोड़ी नाराजगी पैदा हुई थी, ऐसा कुछ पत्रकारों के हवाले से लिखा गया है। और हमें यह भी ध्यान देना चाहिए साथियों कि जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अनशन चल रहा था, तो उनके अनशन को लेकर और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को लेकर मीडिया के अंदर एक अजीब सा ब्लैकआउट किया गया था। जो पत्रकार बहादुरी दिखाते हुए खेती किसानी के मुद्दों पे लिखते थे, खेती किसानी के मुद्दों पे बोलते थे, उनको कवर करते थे उन मुद्दों को, वो भी उस समय चुप थे। तो एक अजीब तरह की चुप्पी छाई हुई थी देश की मीडिया में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अनशन को लेके और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को लेके। तो जब मीडिया में इतनी बड़ी चुप्पी छाई हुई थी, उस समय उपराष्ट्रपति जी द्वारा ऐसा बयान देना वो सरकार को सही नहीं लगा और इसलिए भी सरकार उनसे थोड़ी सी नाराज चल रही थी। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी चल रही है कि बिहार में इलेक्शन है और नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है ताकि वहां पे बीजेपी अपना चेहरा उतार सके सीएम फेस के तौर पे। तो इसीलिए भी जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा लिया गया, एक थ्योरी ये भी फ्लोट कर रही है। इसके अलावा साथियों चर्चा ये भी चल रही है कि पिछले कुछ दिनों में जगदीप धनखड़ जी विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे। उनकी 7-8 दिन पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी मुलाकात हुई थी, कुछ दिन पहले उनकी अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात हुई थी। तो इसको लेके भी सरकार थोड़ी सी असहज हो रखी थी। इसके अलावा जगदीप धनखड़ जी बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि एनजेएसी बनाया जाए, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, लेकिन सरकार उस पर चुप्पी साधे हुई थी। सरकार का यह कहना था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि अभी उनकी सरकार की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही है एनजेएसी के गठन की। सरकार नहीं चाहती थी कि जुडिशरी और सरकार के बीच में कोई मतभेद बने, इसलिए वो एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के मुद्दे को लेकर चुप थे। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बार बार एनजेएसी के गठन की बात कर रहे थे, एनजेएसी के गठन की पैरवी कर रहे थे। इसके अलावा साथियों एक वजह यह भी बताई जा रही है कुछ अखबारों द्वारा कि जब 21 तारीख को राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, तो उस समय विपक्ष के नेता ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में भी बोला, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बोला, उन्होंने चर्चा शुरू की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा जी का कहना था कि इन मुद्दों पे बाद में चर्चा होगी, अभी सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, चर्चा बाद में होगी। तो जेपी नड्डा जी बार बार उस चर्चा को लेकर उस समय ऐतराज जता रहे थे और ये कह रहे थे कि सही समय आने पर सरकार चर्चा को तैयार है। जेपी नड्डा जी ने यह भी कहा कि जो वो बोलेंगे वही कार्रवाई में नोट किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नोट नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लेकर भी जगदीप धनखड़ जी में नाराजगी थी। और महत्वपूर्ण बात साथियों यह भी है कि जो 21 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 1 बजे की मीटिंग दोबारा से 4:30 बजे मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी एब्सेंट रहे थे, वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए उस बैठक को दोबारा से पोस्टपोन करके अगले दिन के लिए रख दिया गया था। बाद में जेपी नड्डा जी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को पहले ही बता दिया था कि वो अन्य कामों में व्यस्त हैं, इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये पूरा 21 तारीख को घटनाक्रम हुआ, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ जो मोशन मूव किया गया, जो नोटिस मूव किया गया और वो विपक्ष की तरफ से मूव किया गया, तो उसको लेके जो नाराजगी थी केंद्र सरकार में, उस नाराजगी की वजह से जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी उस 4:30 बजे वाली मीटिंग में शामिल नहीं हुए। उससे उपराष्ट्रपति जी और केंद्र सरकार के बीच में डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद अचानक से उन्होंने 9:25 पे ट्वीट करते हुए अपना इस्तीफे की घोषणा कर दी। उससे पहले 6 बजे उन्होंने सरकार को सूचित कर दिया था। 7 बजे वो राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले थे और अपने इस्तीफे के बारे में बता दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब सच्चाई क्या है, अब कौन सी थ्योरी सही है, इसका तो पता आने वाले समय में लगेगा, जब या तो जगदीप धनखड़ जी खुद बताएंगे या कोई केंद्र सरकार का मंत्री बताएगा या अपनी कोई किताब लिख के बताएंगे या किसी इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे। हमने अब तक आपको उस निचोड़ के बारे में बताया जो लगभग मीडिया के अंदर चल रहा है, जिन थ्योरीज को मीडिया के अंदर फ्लोट किया जा रहा है, उनका निचोड़ क्या है वो हमने आपके सामने रखा। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।